कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग जो तत्पुरुष समास कर रहे थे उसमें कक्षा 9th का संस्कृत व्याकरण कर रहे हैं। उसमें हम लोग तत्पुरुष समास कर रहे थे समास में। तो तत्पुरुष समास में आपने क्या पढ़ लिया था? द्वितीय है, तृतीय है और चतुर्थी विभक्ति का तत्पुरुष समास आपने पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें पहला पद पंचमी विभक्ति का होता है और समास करने पर पंचमी विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। समास करने पर पंचमी विभक्ति का लोप हो जाता है। अश्वात् पतितः, अब ये भी वही चीज़ है कि जो पंचमी विभक्ति रहेगी इसमें पहला पद जो होगा वो पंचमी विभक्ति का होगा और दूसरा पद क्या है ना, उत्तर पद प्रधान होता है ना तत्पुरुष समास। तो पंचमी विभक्ति जो लगेगी वो पूर्व पद में लगेगी और जब हम इसका समास करेंगे यानी संक्षेपीकरण करेंगे और समास को कहते हैं समसनम समासम। ये सब बीच बीच में दोहराते रहिए। तो संक्षेपीकरण करेंगे तो इस विभक्ति का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? अश्वपतित कह रहे अश्वपतित, अश्वात् पतितः। अश्व यानी घोड़े से गिरता है, तो घोड़े से गिरता है तो क्या हो जाएगा? घोड़े से गिरता है। जब कोई भी चीज़ किसी से अलग होती है तब वहाँ पे क्या लगती है? पंचमी विभक्ति लगती है और चिन्ह के रूप में से का प्रयोग होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अश्वात् पतितः। चोरभीतः, चौरात् भीतः, ये द है, ये द यहाँ चौरात् भीतः। ठीक है, द लगता है या फिर त लगता है, तो द होता हो तो दोनों में आप समझ लीजिए कि वो पंचमी विभक्ति है। आप रूप में जैसे राम का रूप पढ़ेंगे तो राम के रूप में क्या है? रामः रामहु, रामः रामम, रामेण रामाय, रामात। पंचमी विभक्ति में क्या लगता है? रामात। ठीक है, तो ये इसका चिन्ह है कि त लगता है लास्ट में, त या फिर आपको द मिलेगा तो आप समझ जाइए कि क्या है? पंचमी विभक्ति है। तो अश्वपतितः, अश्वात् पतितः, अश्व से गिरता है। चोरभीतः, चौरात् भीतः, चोर से भय, चोर से डर। बंधन मुक्तः, बंधनात् मुक्तः, बंधन मुक्त। सिंहभीतः, सिंहात् भीतः, सिंह से डर, शेर से डर। हरित्रातः, 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 हरि से रक्षा, हरि के द्वारा रक्षा। ठीक है, हरि से नहीं, हरि के द्वारा रक्षा। हरिणा त्राता होना चाहिए ना, यहाँ पे तो हरिणा त्राता होना चाहिए। हरिणा त्राता, हरि से रक्षा। अब वहाँ हरिणा न करके हरे त्राता कर दिया है, यानी कि हरि से रक्षा। मार्ग भ्रष्टः, मार्गात् भ्रष्टः। ठीक है, मार्ग भ्रष्टः, मार्गात् भ्रष्टः, मार्ग से भ्रष्ट। ठीक है, मार्ग से भ्रष्ट। तो इसमें क्या लग गया? बीच में से आया, एक करण कारक में से लगता है और एक पंचमी में से लगता है, यानी कि अपादान कारक में। तो जब पंचमी में लगेगा तो से जो लगेगा वो अलग होने के अर्थ में लगेगा। से किस में लगेगा? अलग होने के अर्थ में लगता है। और करण कारक में जो से लगता है वो उसमें का से जो होता है, से या फिर द्वारा, वो साथ में लिए हुए होता है ना। जैसे पेन से लिखता है। तो पेन और पेन जो है साथ में बना हुआ है, इस कारण से जहाँ पे से ऐसा लगेगा जो साथ में बना हुआ है, हाँ, वहाँ पे करण कारक होगा और तृतीया विभक्ति लगेगी। लेकिन कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ से अलग होगा और वहाँ से लगेगा तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है, आपको पता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे जो से आया है तो यहाँ से क्या कर रहा है कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, वहाँ पे से है, तो इस कारण से यहाँ पे क्या हुई? पंचमी विभक्ति हो गई।
ठीक है। उसी कारण वही आप देखिए कि चोरात भीतर चोर से भय, जो भय है वो बना नहीं हुआ है, वो चोर से भय अभी है और अभी तुरंत ख़त्म भी हो जाएगा, तो वो चीज़ अलग भी हो जाएगी। हाँ, तो ये क्या है, पंचमी विभक्ति है। यहाँ पे सब जो से लगा हुआ है सब एक दूसरे से अलग होने के बेस पे है। अशुभपतिता, तो अशुभपतिता है तो अशु से गिरता है, तो जब कोई गिरा तो अशु से अलग हो गया ना। जब कोई व्यक्ति गिरेगा तो अशु से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे से पंचमी विभक्ति में हो जाएगी। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिए कि कहते हैं ना पंचमयंत में भय से युक्त शब्द लगते हैं। ये हमेशा जो आप याद रखिए, यदि भय से व्यक्ति कोई बना हुआ है, भय से युक्त कोई व्यक्ति है, तो उसमें क्या लगेगा, पंचमी विभक्ति लगेगी हमेशा। उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। जहाँ पे डर, भय इत्यादि आएगा वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर अपेत, एक हो गया आपका शब्द अपेत। ठीक। अपोढ़ और मुक्त। ठीक। पतित, ये जो शब्द हैं, ये अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, ये सारे शब्द जब आएँ तो आप ये समझिए कि उसमें पंचमी विभक्ति लगी, पंचमी तत्पुरुष समास है। ठीक। ये शब्द याद रखिए, अपेत, अपोत, मुक्त, पतित, ये जब शब्द आए तो उसमें क्या है, उसमें पंचमी विभक्ति लगी है। और दूसरा भय से युक्त कोई शब्द हो तो वो क्या होगा, उसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। ठीक है। और फिर जैसे कि ये आपने दिया है बंधन मुक्त तो बंधनात् मुक्त। ठीक। और कल्पनापोढ़ तो कल्पनात् पोढ़ा। तो इस तरह से इसमें पंचमी विभक्ति लगेगी। अब देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या कह रहा है कि इसमें पूर्व पद षष्ठी विभक्ति का होता है और समास करने पर षष्ठी विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। वैसे ही ये पंचमी विभक्ति की तरह पहला पद जो होगा वो षष्ठी विभक्ति में होगा। ठीक है। और दूसरा होगा उत्तर पद प्रधान होगा, तो क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और षष्ठी तत्पुरुष समास हमेशा संबंधों को बताता है। क्यों? क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कारक क्या है, संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति का कारक क्या है, संबंध कारक। और संबंध कारक का चिन्ह क्या है, का, की, के इत्यादि संबंध कारक का चिन्ह होता है। तो का, की, के कहाँ किस में लगेगा, जब का, की, के जो लगता है वो किस में लगता है, जब पति, ठीक है, आपकी पति पत्नी और घर, लड़का मतलब पुत्र इत्यादि जब शब्द आए तो वहाँ पर क्या लगेगा, षष्ठी तत्पुरुष समास लगेगा। ठीक है। और जैसे देख लीजिए राजपुरुष, तो यहाँ आया ना राजपुरुष, पुरुष आया, राजपुरुष तो राज्ञः पुरुषः, इसकी जो विभक्ति लगाएंगे तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जब इसका विच्छेद करेंगे तो राज्ञः पुरुषः। गंगा जलम, गंगायाः जलम, गंगा का जल, राज का पुरुष, प्रजापति, प्रजायाः पति, प्रजा के पति, देव मंदिरम, देवस्य मंदिरम, देव का मंदिर, मूर्ति पूजा, मूर्त्याः पूजा, विद्यालयः, विद्यायाः आलयः, हिमालय, हिमस्य आलय, हिम का आलय। ठीक। तो ये देखिए जब आप इसको तोड़ेंगे तो भी आपका बीच में का आएगा, तो समझ जाइए कि वो क्या है, कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। बस जब आप उसका विच्छेद करेंगे तब आपको समस्या आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप रूप आपको पता नहीं रहेगा कि हम कौन सा रूप लगाएं, तो आपको विच्छेद करने में, उसका विग्रह करने में आपको समस्या हो सकती है। लेकिन जब 1 से 2 बार जब आप पढ़ेंगे तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी। क्योंकि संस्कृत में क्या होता है, गिने चुने शब्द ही जो आप पढ़ते हैं वही उदाहरण में आते हैं।
ऐसा नहीं कुछ और उदाहरण में बना के दे देगा। ये जो शब्द, ये जो उदाहरण है, यदि आप 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो इन्हीं उदाहरणों में से आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। और देखिए क्या है कि जब समस्त पद अव्ययी होता है तो विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति से युक्त शब्दों से पूर्व अव्ययवाचक शब्द पूर्व, अधर, अर्ध इत्यादि शब्द आते हैं। हाँ, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा दे दिया। जैसे कि पूर्व रागः, पूर्व क्या है? अव्यय पद है। अपर क्या है? अव्यय पद है। तो क्या हो जाएगा? पूर्वम रागस्य, अपरम रागस्य। पूर्वम रागस्य, अपरम रागस्य। तो ये पूर्व अव्ययवाचक शब्द जो पूर्व, अधर इत्यादि शब्द हैं, ये पहले आ जाएंगे और रागस्य ये क्या है? बाद में आएंगे। तो ये 2 उदाहरण ही आप बस याद कर लीजिए कि देखिए इसमें क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है जो अव्यय से युक्त है। ठीक है, पूर्व रागः और अपर रागः। और अधरम, और 2 और है, अधरम रागस्य और अर्धम फलस्य। वैसे ये लगभग पूछता नहीं है, आप इसको ये जो चार्ट दिया हुआ है आपका अव्यय से युक्त षष्ठी, उसको आप याद कर लीजिए। पूर्व रागः पूर्वम रागस्य, अपर रागः अपरम रागस्य, अधर रागः और अर्धम फलस्य। तो ये आप इसको याद कर लीजिए। इसको 4 ही श हैं और ज़्यादातर ये पूछे नहीं जाते हैं। सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में क्या है कि इसमें पूर्व पद सप्तमी विभक्ति का होता है और समास करने पर सप्तमी का लोप हो जाता है। ठीक है, और वैसे तो उत्तर पद ही प्रधान होता है। तो ये देखिए, युद्ध निपुणा, युद्ध में निपुण, कहते हैं ना युद्ध निपुणा, युद्ध में निपुण। तो युद्ध में क्या हो गई? सप्तमी विभक्ति लग गई, युद्धे निपुणः। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? युद्धे निपुणः। कूप पतितः, कूपे पतितः, कुएं में गिरता है, कूपे पतितः। और गुरु भक्ति, गुरौ भक्ति, गुरु में भक्ति, गुरौ भक्ति। नरोत्तम, नरेश उत्तम, नरों में उत्तम। तो क्या हो गया? सप्तमी बहुवचन, नरों में उत्तम, नरेश उत्तम। कला निपुण, कलासु निपुण, कलाओं में निपुण। में आया, में अधिकरण कारक में लगता है सप्तमी विभक्ति में। कार्य कुशल, कार्य में कुशल, तो कार्य कुशलः। ठीक है, और उसमें अधिकतर चिन्ह कैसे? ये एक ही मात्रा लगती है। और बहुवचन में शु, तो वो बहुवचन में शु, उसमें प्रथमा में एक ही मात्रा और द्वितीया में यो हो लगता है। लास्ट में लगभग, वैसे आप रूप याद करिए। तो ये हो जाएगी आपकी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का जानते हैं सूत्र, षष्ठी, जो षष्ठी तत्पुरुष होता है उसका तो षष्ठी सूत्र होता है, और जो सप्तमी तत्पुरुष का सूत्र होता है वो सप्तमी शौंडेय है। वैसे आपको सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही अपनी जानकारी के लिए बताया है कि क्या होता है शौंडे, सप्तमी शौंडे। तो शौंड निपुण अर्थ में, शौंड और निपुण अर्थ में इत्यादि में क्या लगता है? सप्तमी। निपुण अर्थ में अगर आप देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और सही तरीका तो ये होगा कि आप जो शब्द दिया हुआ है उसको आप हिंदी देखिए, उसको हिंदी में बोलिए। जब हिंदी में जो बोलेंगे, जो कारक लगेगा, आप तुरंत समझ जाइए कि उसमें वो विभक्ति लगी हुई है। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इस पे अभ्यास करिएगा। और जो इसके अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसका जब आप अभ्यास कर लेंगे तो ये अभ्यास करने में, जब सप्तमी तत्पुरुष और षष्ठी इसका नोट्स बना लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तो इसका अभ्यास करने में आसानी रहेगी। तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके दोस्त भी उसका लाभ उठा सकें। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अभ्यास प्रश्न के साथ में। तो नमस्कार।